हेलो एवरीवन, मैं हूं सत्यवान। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं लोक प्रशासन, जो कि यूजीसी नेट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। देखिए, लोक प्रशासन का जो टॉपिक है वो है दोस्तों साइंटिफिक मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन। जो इसमें सबसे मेन रोल रहेगा वो रहेगा एफ.डब्ल्यू. टेलर का। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर का इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या योगदान था वो पढ़ेंगे। देखिए, टेलर के 4 मूल नियम थे। ठीक है, 4 मूल नियम कौन से थे? पहला नियम, कार्य को विज्ञान के रूप में विकसित करना। सबसे पहला जो नियम था वो था कार्य को विज्ञान के रूप में विकसित करना। देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रूर बोलना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को पूरी देखना, शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए। दोस्तों, ये टॉपिक आपको बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आएगा, बिल्कुल आसान भाषा में बताया गया है इसमें। ठीक है, एक टॉपिक आपको 100% आज समझ में आ जाएगा। शुरू से लेकर अंत तक देखें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलती रहे। देखिए, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो 4 नियम बताए, सबसे पहले कौन सा था? कार्य को विज्ञान के रूप में विकसित करना। टेलर ने अंगूठे के नियम के स्थान पर क्या कहा? अनुभव के आधार पर कार्य करने के सर्वोत्तम तरीकों का विकास किया। ठीक है, अंगूठा छाप है भाई, उसकी बजाय तो उन्होंने क्या किया? अंगूठे के नियम के स्थान पर अनुभव के आधार पर कार्य करने के सर्वोत्तम तरीके बताए। इसको लेकर जिसके लिए टेलर ने 3 अध्ययन किए। जो सबसे पहला अध्ययन था वो था दोस्तों गति अध्ययन। सबसे पहला अध्ययन था गति अध्ययन, यानी कि स्पीड स्टडी। किसी कार्य में लगने वाली विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन गिलब्रेथ के कार्य करने की 18 गतियों की खोज की, जिसको जिसे थर्बलिंग नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? थर्बलिंग नाम दिया गया। देखिए, जो सेकंड अध्ययन था वो था दोस्तों समय अध्ययन। ठीक है, टाइम स्टडी। पहला स्पीड, सेकंड टाइम, समय का अध्ययन। कार्य में लगने वाले समय का अध्ययन किया। अभी भी कार्य में कितना समय लग रहा है। पहला क्या? गति क्या है भाई, स्पीड क्या है उस काम को करने की। फिर टाइम कितना लग रहा है, टाइम नोट डाउन किया। स्टॉप वॉच के इन्होंने क्या किया? स्टॉप वॉच चलाई और काम देखा कि भाई वो काम कितने समय में हो रहा है और किस स्पीड से हो रहा है। फिर देखा इन्होंने थकान अध्ययन। ठीक है, कार्य के कारण कार्य क्षमता में आने वाली गिरावट का अध्ययन किया। तो ये इन्होंने अध्ययन किए। फिर भाई, तो ये 3 अध्ययन किए थे इसने पहले कार्य के अध्ययन में। फिर किया भाई कर्मचारियों को वैज्ञानिक तरीके से चयन। जो इन्होंने कर्मचारियों का चयन किया वो साइंटिफिक तरीके से किया। टेलर का मानना था कि श्रमिकों की अक्षमताओं का निष्पक्ष आकलन वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा होना चाहिए। तो इन्होंने माना कि भी श्रमिकों की जो अक्षमता का उसका आकलन है वो वैज्ञानिक पद्धति से होना चाहिए। फिर थर्ड है कार्य व चयनित कर्मचारियों के मध्य समन्वय। टेलर के अनुसार उक्त कार्य प्रबंधन द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्या बताया भाई, हर काम क्या क्या है मैनेजमेंट तरीके से किया जाना चाहिए। प्रबंधन व श्रमिकों के कार्य का विभाजन, ये था इसका चौथा अध्ययन। जो फोर्थ अध्ययन था इसका प्रबंध व श्रमिकों के कार्य का विभाजन किया गया इन्होंने। नेक्स्ट है, टेलर का मानना था कि कार्य विभाजन वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए, जिससे इन दोनों के मध्य सहयोग की भावना उत्पन्न होगी।
टेलर का क्या मानना था कि जो काम का विभाजन है वो वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए, जिससे इन दोनों के मध्य सहयोग की भावना उत्पन्न होगी। तो ये था उसका पहला दिन। फिर मानसिक क्रांति, मेंटल रिवॉल्यूशन, मेंटल रिवॉल्यूशन सेकंड है। टेलर का मानना था कि प्रबंधन व श्रमिक को एक दूसरे से अविश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि एक दूसरे को सहयोग से अपने हितों की पूर्ति करनी चाहिए। टेलर ने ये माना भाई श्रमिकों और प्रबंधक है, जो मैनेजर है और जो मजदूर है, उनके बीच में विश्वास होना चाहिए। भाई जो मैनेजर कह रहा है वो सही कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया, सामंजस्य, यह सामंजस्य औद्योगिक उत्पादन वृद्धि में सहायक होगा, अर्थात प्रबंधन श्रमिक को पर्याप्त वेतन, आर्थिक प्रोत्साहन करवाए, वही श्रमिक प्रबंध के लिए अधिक से अधिक उत्पादन करें। इन्होंने ये माना कि भाई सामंजस्य औद्योगिक उत्पादन वृद्धि में सहायक होगा। भाई अगर कोऑर्डिनेशन होगा मैनेजर का और श्रमिकों के साथ, तो क्या हुआ, पर्याप्त वेतन भी होगा, आर्थिक प्रोत्साहन भी मिलेगा। ठीक है, वो क्या है, वो आप उनको कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देगा। फिर जो तीसरा नियम है या तीसरा सिद्धांत है, अपवाद का नियम। इस सिद्धांत के अनुसार अपवाद स्वरूप ही कुछ मामले उच्च प्रबंधकों तक पहुंचने चाहिए तथा अधिकांश प्रकरणों का निपटारा अधीनस्थों द्वारा ही कर देना चाहिए। केवल गंभीर प्रकृति के मामले उच्च प्रबंधकों तक भेजने चाहिए। जो छोटी मोटी बात है ना, वो तो आपस में सोल्व करनी चाहिए, ये बताया इन्होंने इसमें अपवाद के सिद्धांत में। ठीक है, वो उच्च अधिकारियों तक तो तब जाए जब वो मामला ज़्यादा बड़ा हो। ठीक है, इससे प्रबंधकों का मूल्यवान समय बचेगा, जो मैनेजर का टाइम है वो बचेगा। वह प्रबंधक अपने समय का उपयोग संगठन की महत्वपूर्ण गतिविधियों हेतु कर सकता है। ठीक है, तो समय बचाने हेतु इन्होंने ये अपवाद का सिद्धांत दिया। फिर फोर्थ है जो है वो है फंक्शनल फोरमैनशिप। दोस्तों इसको आप ध्यान से पढ़ना, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में देखिए, यह विचारधारा राजनीति प्रशासन दबाव की विचारधारा से मेल खाती है, जिसमें 8 कर्मचारियों का एक दल होता है। प्रथम 4 कर्मचारी योजना निर्माण व अंतिम 4 कर्मचारी योजना क्रियान्वयन संबंधित कार्य करते हैं। क्या है, 8 कर्मचारियों का एक दल हुआ है, 4 कर्मचारी तो योजना का निर्माण करते हैं और 8 और अंतिम 4 कर्मचारी उसको योजना को क्रियान्वयन संबंधी कार्य करते हैं, यानी कि लागू करने संबंधी। औद्योगिक उपक्रमों में श्रमिकों को इन 8 अधिकारियों से आदेश प्राप्त होता है, जो आदेश की एकता के सिद्धांत के विरुद्ध है। ठीक है, आदेश की एकता ये कहती है कि भाई एक व्यक्ति से आदेश मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कहा, भाई 8 अधिकारियों से आदेश प्राप्त हो, तो 8 अधिकारी आदेश प्राप्त करेंगे तो उनसे क्या होगी, वो टकराव होगा। तो इसे आदेश की एकता के सिद्धांत के विरुद्ध है ये। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, योजना निर्माण संबंधी जो 4 कर्मचारी है वो कौन से होंगे, पहला होगा रूट क्लर्क। ठीक है, फिर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, फिर इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क, फिर डिसिप्लिनरी क्लर्क। भाई 4 क्लर्क होंगे, कौन कौन से, रूट क्लर्क रूट चेक करेगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, भाई जो सेकंड क्लर्क होगा वो टाइम और कॉस्ट चेक करेगा, इसका ये काम होगा। फिर जो तो थर्ड क्लर्क होगा उसका इंस्ट्रक्शन
कार्ड कलर के, ठीक है। इंस्ट्रक्शन देगा कि किसको कार्ड के कार्ड चेक करेगा, कार्ड बनाएगा, ठीक है। और फिर फोर्थ जो कलर का होगा वो डिसिप्लिनरी, ठीक है, डिसिप्लिन अनुशासन देखेगा। तो 4 हो गए ये योजना निर्माण से संबंधित। 4 अधिकारी कौन से? योजना क्रियान्वयन से संबंधित। ये कौन से हैं? गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये 4 योजना को लागू करवाएंगे, ठीक है। तो 8 और इनके जो नीचे होगा वो क्या होंगे? वो श्रमिक होंगे। यानी कि 8 बॉस, 8 अधिकारी किसको मेंटेन करेंगे? वो मजदूरों को, ठीक है। ये है फंक्शनल फोरमैनशिप, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है FW टेलर की फंक्शनल फोरमैनशिप। नेक्स्ट है विभेदीकृत मजदूरी दर। विभेदीकृत मजदूरी दर ये क्या है? देखिए, मजदूरी दर प्रति घंटे के आधार पर न होकर प्रति इकाई के आधार पर होनी निर्धारित की गई। यानी कि पर पीस के हिसाब से, घंटे के हिसाब से नहीं भाई। 8 घंटे काम करोगे, 10 घंटे कार्य करोगे तो इतने पैसे मिलेंगे, बल्कि एक यूनिट, एक पीस जो बनाएगा उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। फिर है औसत से अधिक उत्पादन करने पर टेलर ने अतिरिक्त भुगतान की सिफारिश की। टेलर ने क्या बोला कि भाई जो एक्स्ट्रा वो करेगा उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, ठीक है। औसत से अधिक, मान लो स्पीड किसी ने 10 बनाए, किसी ने 12 बनाए, किसी ने 15 बनाए, ठीक है, किसी ने 20, तो औसत मान लिया 15, सब 15 के आसपास बना रहे हैं। तो 15 से ऊपर कोई भी वस्तु, जितनी वस्तु बनाएगा उसको उतने ही पैसे दिए जाएंगे, ठीक है, अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। तो ये थी विभेदीकृत मजदूरी दर। तो इन्होंने ये 5 बातें बताई, ठीक है। कौन कौन सी है? पहली बात तो विभेदीकृत मजदूरी दर, फिर जो फंक्शनल फोरमैनशिप, और फिर अपवाद का सिद्धांत, मानसिक क्रांति, और फिर इन्होंने बताया टेलर की 4 नियम बताइए, ठीक है। तो ये इनके नियम थे, ये इन्होंने बताया। अब वैज्ञानिक प्रबंधन की विभिन्न विशेषताएं, साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो विशेषताएं हैं या सिद्धांत है या मान्यताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले इस दृष्टिकोण का मानना है कि संगठन में प्रत्येक कार्य नियोजित ढंग से किया जाना चाहिए। हर काम का पहले प्लान किया जाना चाहिए कि ये काम ऐसे किया जाएगा, ऐसे करना है, प्लानिंग। फिर वैज्ञानिक प्रबंधन संसाधनों के समुचित उपयोग व संसाधनों के वैज्ञानिक आवंटन पर बल, ठीक है। क्या क्या इन्होंने? वैज्ञानिक प्रबंधन, संसाधनों के समुचित उपयोग व संसाधनों के वैज्ञानिक आवंटन पर बल दिया जाना चाहिए। और नेक्स्ट जो तीसरी मान्यता है वो कौन सी है? वैज्ञानिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य संगठन में कार्यकुशलता व मितव्ययता का संचार करना है, ठीक है। क्या करना है? संगठन में कार्यकुशलता और मितव्ययता का संचार करना है, ये बनाए रखना है। चौथी इसकी विशेषताएं है या मान्यता है, संगठन में संघर्ष के स्थान पर अधिकतम समन्वय पर बल देना चाहिए। ये ही मानसिक क्रांति है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगा तभी प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। फिर 5वीं जो विशेषताएं हैं वो है वैज्ञानिक प्रबंधन क्या होना चाहिए के स्थान पर, क्या होना चाहिए के स्थान पर क्या है पर बल देता है, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होना चाहिए के स्थान पर किस पर बल देता है, क्या है पर बल देता है।
श्रमिकों को प्रेरणात्मक मजदूरी दर, विभेदीकृत मजदूरी दर आदि वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषताएं हैं। ठीक है, ये बताया इन्होंने, ये इसकी मान्यताएं हैं। और सातवीं है टेलर फंक्शनल फोरमैनशिप सिद्धांत द्वारा आदेश की एकता का खंडन करता है। ठीक है, वो आदेश की एकता नहीं बल्कि कई अधिकारियों से, कई बॉसों से उसकी आदेश एक से नहीं बॉस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉस होने चाहिए, आदेश देने वाले होने चाहिए, इस बात की ओर बल देता है। फिर है वैज्ञानिक प्रबंधन संगठन में वैज्ञानिक विधियों के अनुप्रयोग पर बल देता है, यानी कि समय, गति और थकान के अध्ययन। ये क्या किस पर बल देते हैं? वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग पर। तो ये थी इसकी मान्यताएं। ठीक है, अब है वैज्ञानिक प्रबंधन की आलोचनाएं। बहुत सी आलोचकों ने इसकी आलोचनाएं की। क्या है? वैज्ञानिक प्रबंधक, जो पहली आलोचना है वो है वैज्ञानिक प्रबंधन श्रमिक को औद्योगिक रोबोट की स्थिति में लाने वाला सिद्धांत है। ठीक है भाई, इंडस्ट्रियल रोबोट मानना है, अब आदमी तो मशीन है काम करने की। ठीक है, काम उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम काम करवाओ उनसे। ठीक है, क्यों? इसमें लोभ दिया जाता है, लालच दिया जाता है। सेकंड, इस दृष्टिकोण में मानवीय पक्ष की अवहेलना की गई है, मानव को कुछ नहीं समझा। वही आर्थिक प्रोत्साहनों पर अधिक बल दिया, भाई एक्स्ट्रा काम करेगा तो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, जबकि अनार्थिक प्रोत्साहन अधिक स्थायी होते हैं। भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर वैसा और कोई प्रोत्साहन दे तो वो सबसे बेटर है। तीसरी इसकी आलोचना है टेलर की मानसिक क्रांति व अपवाद का सिद्धांत श्रम संघों की आवश्यकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जो ये टेलर की मानसिक क्रांति है और अपवाद का सिद्धांत है, ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रबंधन जनसंपर्क, कार्मिक प्रबंध जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को बुला दिया। वैज्ञानिक प्रबंधन ने जनसंपर्क, आदमियों से संपर्क और कार्मिक मैनेजमेंट को बुला दिया। और पांचवी जो इसकी आलोचना है वो ये है वैज्ञानिक प्रबंधन छोटे संगठनों के लिए अप्रसिद्ध है। ठीक है, अप्रासंगिक है। छोटे प्रबंधनों, जो छोटे संगठन है उनके लिए उपयोगी नहीं है। ये थी इसकी कुछ महत्वपूर्ण आलोचनाएं। फिर नेक्स्ट देखते हैं परंपरागत व वैज्ञानिक प्रबंधन में अंतर। भाई पहले परंपरागत होता है, परंपरा से चला आ रहा। ठीक है, यानी कि पूर्वजों द्वारा प्राप्त। और वैज्ञानिक होता है साइंस द्वारा निर्मित। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें क्या अंतर है? परंपरागत देखते हैं, इस अध्ययन में कार्य नियोजित ढंग से नहीं किया जाता, काम का कोई ढंग नहीं होता करने का। लेकिन वैज्ञानिक में कार्य योजनाबद्ध तरीके से होता है। फिर परंपरागत प्रबंधन में क्या होता है? प्रबंधक और श्रमिक अवधारणा पर आधारित था। ठीक है भाई, जो प्रबंधक होगा वो स्वामी होगा और स्वामी और सेवक की अवधारणा थी। लेकिन इसमें क्या है? वैज्ञानिक प्रबंधन में प्रबंधक व श्रमिक के मध्य संबंध हेतु मानसिक क्रांति को स्थान दिया गया है। ठीक है भाई, उनमें आपसी तालमेल के लिए मेंटल रिवोल्यूशन को स्थान दिया। फिर परंपरागत में क्या किया? यह अनुभव पर आधारित व्यवस्था थी, अंगूठे के नियम पर। भाई
बस चली आ रही थी, जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलता गया। लेकिन इसमें क्या था, यह व्यवस्था वैज्ञानिक विधियों व पद्धतियों पर निर्भर है। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, वैज्ञानिक विधि आ गई, नई नई विधि और नए नए मेथड आ गए। साइंटिफिक परंपरागत को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, ठीक है। परंपरागत प्रबंधन में प्रबंधकों का दृष्टिकोण अधिनायकवादी था, ठीक है। लेकिन इसमें वैज्ञानिक प्रबंध में लोक प्रबंधकों का, मैनेजरों का जो दृष्टिकोण है वो लोकतांत्रिक है, यानी कि सबके लिए एक जैसा। और परंपरागत में कैसा था, जैसे वो राजा हो, ठीक है, तो ऐसे थे। ये था भाई परंपरागत व वैज्ञानिक प्रबंध में अंतर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, साइंटिफिक मैनेजमेंट? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन ज़रूर दबाना, और कुछ इसमें गलत लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बने रहिए इसी तरह। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।